और कोयला जलाना पड़ेगा तो जंगल काटने पड़ेंगे। तो ये जो तर्क है ये बहुत ही अर्ध सत्य है। जंगल कटाई करके कोयले की खदान खोदी जा रही है, जबकि और विकल्प मौजूद है। नमस्कार, जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी। केंद्र और राज्य में सरकारें बदलती हैं, आरोप प्रत्यारोप का पक्ष बदल जाता है, लेकिन बदलता नहीं है हसदेव अरण्य का सूरत हाल। पहले भी विवादों में रहा, आज भी विवादों में है, लेकिन विवाद की वजह क्या है? वजह है वनों की कटाई। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। सरकार और विपक्ष में होने के नाते वो आरोप और प्रत्यारोप का पक्ष और विपक्ष बदलते रहता है, लेकिन आज भी वहाँ के आदिवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उनके मन में ये असमंजस की स्थिति है कि ये वनों की कटाई कैसे रुकेगी। वादे सभी करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन वादों पर अमल नहीं हो पाता। आखिर क्या इसकी वजह है? आज इसी का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और इस पर जवाब देने के लिए और इस पूरे मसले को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले सुदीप श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदीप जी। तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये पूरा मसला क्या है, हसदेव अरण्य क्या है और वनों की कटाई क्यों वहाँ रुकनी चाहिए और क्यों नहीं रुक पा रही है, अड़चन कहाँ है? देखिए अक्षय जी, ये जो हसदेव अरण्य का मामला है और वनों की कटाई पर लगातार बहुत से समाचार आ रहे हैं और बहुत लोगों को जानकारी है इस बात की कि वो बहुत ही अच्छा घना बायोडाइवर्सिटी रिच जंगल है। मैं इस बात को और विस्तार से बताने के पहले आपको बुनियादी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आखिर ये कटाई हो क्यों रही है। कटाई इसलिए हो रही है कि यहाँ पर कोयला खोद कर राजस्थान विद्युत निगम को भेजा जा रहा है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच में मध्य प्रदेश राज्य आता है जहां बहुत सारे कोयले के ब्लॉक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बजाय राजस्थान ने छत्तीसगढ़ में ब्लॉक लिया और यहां ये कटाई हो रही है। जब हम इस बात को उठाते हैं तो इस बात का हम कोर्ट में भी सामना करते हैं और सामान्य रूप से भी जनता हमसे कई बार बोलती है कि भाई अगर आपको बिजली चाहिए तो कोयला तो जलाना पड़ेगा जी, और कोयला जलाना पड़ेगा तो जंगल काटने पड़ेंगे। तो ये जो तर्क है ये बहुत ही अर्ध सत्य है और इसके बाद जो तथ्य है मैं आपको पहले वो बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, बिजली का एकमात्र स्रोत कोयला नहीं है। आज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बड़े लेवल पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। न्यूक्लियर पावर भी है, हाइडल पावर भी है। तो ये कहना कि बिजली अगर आपको चाहिए तो कोयला तो जलेगा और कोयले के लिए जंगल कटेंगे, ये बिल्कुल ही गलत नैरेटिव है। पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में अगर आपको वो कोयले की भी जरूरत है कि देश में अभी 52% के जो पावर प्लांट हैं वो कोयले पर आधारित हैं, तो अगर कोयले की भी जरूरत है तो आपके पास जरूरत क्या है? साल भर में वर्तमान में देश में कोयले की रिक्वायरमेंट 1000 मिलियन टन है। 1000 मिलियन टन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो जो टोटल डिपॉजिट है भारत में, अपने देश में कोयले का, वो 3.5 लाख मिलियन टन है। माने आप 300 साल में ये कोयला खोद पाएंगे, पहली बात जी, अगर जरूरत पड़ी तो। दूसरी बात यह है कि खुद भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया COP28 एग्रीमेंट में, G20 में ये कमिटमेंट कर चुकी है कि 2070 के बाद कोयले का उपयोग लगभग कम हो जाएगा और विंड एनर्जी, सोलर पावर, ये सारी जो चीजें हैं इनसे एनर्जी की आवश्यकता पूरी होगी। क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट में भी यही सब कुछ है और विश्व भर में कोयले का उपयोग घट रहा है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आज जो 1000 मिलियन टन रिक्वायरमेंट है, अगर पीक पे जाते जाते 2000 मिलियन टन भी हुई अधिकतम, तो 50 साल में जब 2070 हम क्रॉस कर जाएंगे, आप अधिकतम कितना कोयला खोद पाएंगे? 1 लाख मिलियन टन जी। आपके पास डिपॉजिट है 3.5 लाख मिलियन टन, आप उसमें से केवल 1 लाख मिलियन टन खोद पाएंगे 50 साल में, और अगर इसको 20 साल आप और बढ़ा लें तो 1,40,000 मिलियन टन खोद पाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि इस देश में इतने कोयले के ब्लॉक मौजूद हैं, जो 3.5 लाख मिलियन टन कोयला है उसमें से केवल 15% घने जंगलों के नीचे है।
केवल 15%। माने 50,000 जी। मिलियन टन के लगभग ही केवल घने जंगल के नीचे है, बाकी कोयला घने जंगलों के नीचे नहीं है और इनको छोड़ा जा सकता है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का कैबिनेट को सबमिट किया हुआ नोट है, जो ये कहता है कि इन इलाकों को छोड़कर भी हम कोयले की जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि बिजली का एक अकेला सोर्स नहीं है कोयला, जी। और अगर कोयले पर भी आधारित हम बिजली बनाना चाहें तो कोयले के कई विकल्प मौजूद हैं। अब राजस्थान को देखिए, राजस्थान अगर मध्य प्रदेश से कोयला लेता है तो 300 से 400 रुपए प्रति टन तो उसको भाड़े में कम पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग की लागत कम आएगी। तो ये क्यों हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। अब थोड़ा हसदेव पे बात करें। जी। हसदेव क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, मतलब नेशनल पार्क सेंचुरी के अलावा हसदेव का जंगल, जो लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर का जंगल है, सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर सबसे बड़ा लगातार घना जंगल है। यहां पर हाथी, शेर से लेके कई शेड्यूल 1 स्पीशीज रहती हैं, 100 से अधिक प्रकार की वनस्पति, 40 से अधिक प्रकार के जलचर और इतनी रिच बायोडायवर्सिटी का एरिया है। और ये कान्हा से, अगर कान्हा भी नहीं, पेंच से अगर आप शुरू करें तो पेंच, कान्हा, अचानक मार होते हुए हसदेव अरण्य और पलामू टाइगर रिजर्व, सेंट्रल इंडिया का करीब 700 किलोमीटर लंबा ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और उसके एकदम बीच में हसदेव अरण्य है। जी। केवल वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट के हिसाब से ही नहीं, हसदेव अरण्य जो है वो हसदेव बांगो बांध का कैचमेंट है। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर छत्तीसगढ़ की टोटल सिंचाई क्षमता 38% है तो जांजगीर और रायगढ़ जैसे जिलों में 80% सिंचाई क्षमता है, बिकॉज ऑफ हसदेव बांध। यही हसदेव बांगो बांध 15,000 मेगावाट के पावर प्लांट को भी पानी दे रहा है। जी। इसका पीने का पानी बिलासपुर जिले से लेके जांजगीर, सक्ती, रायगढ़ तक जा रहा है। तो आज आप ये बताइए कि 61 आदिवासी गांवों को डुबोकर, 11,000 हेक्टेयर जंगल डुबोकर, 7,000 हेक्टेयर कृषि भूमि डुबोकर जो बांध हमने बनाया, आज उस बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में जंगल कटाई करके कोयले की खदान खोदी जा रही है, जबकि और विकल्प मौजूद है। जी। मैं इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन नहीं मान सकता कि अगर मैं आपसे भी सवाल पूछूं कि आपको बिजली और पानी में चुनने के लिए कहा जाए तो आप पहले क्या चुनेंगे? बिल्कुल जाहिर तौर पर पानी ही चुनेंगे। जाहिर है पानी चुनेंगे। जी। 150 साल पहले बिजली नहीं थी, लेकिन बिना पानी के जीवन नहीं चलता। बिजली के बिना जीवन चल रहा था और चलेगा, लेकिन पानी के बिना जीवन नहीं चलेगा। और अगर जल ग्रहण क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाकर कोई खनन हो रहा है तो उसका सख्त विरोध होना चाहिए। जी। तो जैसे आपने बताया कि कोयले के कई विकल्प मौजूद है, ऊर्जा के कई विकल्प मौजूद है, कार्बन उत्सर्जन को भी कम करना है, ये भी लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार को ये कोयला के लिए भारी कीमत भी भाड़े में चुकानी पड़ती है, बावजूद फिर ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि राजस्थान सरकार भी लगातार उसमें चिट्ठी लिखती रही कि अगर हमको छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं मिला तो फिर हमारा यहाँ बिजली संकट पैदा हो जाएगा। और उसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार भी अलग अलग आई, यूपीए सरकार से लेकर अब केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में उस समय रमन सरकार थी, अब फिर हालांकि बीच में बघेल सरकार आई और एक बार फिर बीजेपी सरकार है, फिर भी कोई रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिर कोयला उनको हसदेव से ही क्यों चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा अक्षय आपने। देखिए, ये कहना कि कोयला नहीं मिलेगा हसदेव से तो प्लांट बंद हो जाएंगे, ये झूठ साबित हो चुका है, क्योंकि 3 महीना खदान बंद थी और 3 महीना राजस्थान का कोई पावर प्लांट बंद नहीं हुआ, पहले जैसा चलते रहा, क्योंकि कोल इंडिया से उनको पर्याप्त कोयला मिलता रहा और आगे भी मिल सकता है। जहां तक बात है कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका कारण है कोयले के खनन और उससे जुड़े हुए मामलों में जो करप्शन है वो सबसे बड़ा मामला है। आज आप देखिए, राजस्थान का ब्लॉक है, राजस्थान ने खदान खोदने को निजी समूह को दे दी। उस निजी समूह के साथ जो एग्रीमेंट है वो इस तरह का एग्रीमेंट है कि राजस्थान अपना ही कोयला बाजार दर से महंगे में खरीद रहा है। आप कल्पना करिए कि जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि पीएसयू को ब्लॉक दिया जाएगा, पीएसयू को सस्ता कोयला मिलेगा, सस्ती बिजली राजस्थान के उपभोक्ताओं को मिलेगी, उस सब को धता बता के राजस्थान अपना ही कोयला महंगे में खरीद रहा है। और इसी एग्रीमेंट के तहत
29% तक प्रोडक्शन उस निजी समूह को फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाने के लिए दे रहा है, मुफ्त में। माने आज वो निजी समूह को अलावा देखिए, पर्यावरण के कारण, हाथी मानव द्वंद के कारण और जल संग्रहण क्षेत्र के कारण, आदिवासियों के विस्थापन के कारण छत्तीसगढ़ को नुकसान है, तो राजस्थान को महंगा कोयला मिलने का नुकसान है। फायदा अगर को हो रहा है तो केवल एक और एक निजी समूह को। तो जाहिर बात है, जो राजनेता हैं, चाहे पार्टियां बदलती जाएं, चरित्र एक जैसा है। ये बात बार बार साबित होती है और ये फिर साबित हो रही है कि कोई भी पार्टी आए वो पुख्ता निर्णय इन मामलों में, जिसमें जानते हुए, जिसको बोलते हैं ना देख कर मक्खी निगलना, जी, ये देख कर मक्खी निकली जा रही है और वही हो रहा है। बिल्कुल, आपने राजनीति की बात की तो राजनेता भी लगातार इस मसले को अलग अलग तरीके से भुनाते रहे हैं। जब बीजेपी वहां राज्य में थी और भूपेश सरकार उस समय अस्तित्व में थी, तब वहां के लोग जब आंदोलन किए, तब बीजेपी की ओर से ये हालांकि एक चुप्पी के तौर पे सही या फुसफुसाहट के तौर पे सही, ये कहा गया कि हसदेव मामले पर वो धोखा दे रहे हैं। और ये बात, इस बात का जिक्र घोषणा पत्र में भी है बीजेपी का, जहां उन्होंने लिखा है। टीएस सिंहदेव का घेराव भी हुआ था। जी जी जी, टीएस सिंहदेव भी घेराव में आए थे, उनके भतीजे भी उसमें शामिल हुए थे। और उसके बाद टीएस सिंहदेव का एक बयान भी आया था कि अगर सारे आदिवासी एक मत लेते हैं, एकजुट होते हैं, तो पहला गोली मैं खाऊंगा। बाद में बघेल ने भी उस पर बयान दिया कि अगर बाबा चाहते हैं तो एक पत्ता भी यहाँ से नहीं कटेगा। लेकिन सबने वहाँ वनों की कटाई देखी। बाद में फिर एक ऐसा मोमेंट आया जब विधानसभा में दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि यहाँ अब कोई अन्य खनन का कार्य शुरू नहीं होगा। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार जैसे ही आई, उसके बाद फिर से एक बार वहाँ हलचल तेज हो गई। बाद में साय ने ये बयान दिया कि ये तो सब कांग्रेस का किया धरा है, उन्होंने अनुमति दी थी इसलिए काम हो रहा है, लेकिन हम गंभीर हैं इसे लेकर, ऐसा उनका बयान आया। लेकिन अब सिंहदेव भी अपील कर दिए कि वो आदिवासी हैं, चीज़ों को समझते हैं, इसलिए अब इस पर लगाम लगनी चाहिए। कांग्रेस ने भी घेराव किया, उन्होंने रैलियां निकाली। अब कांग्रेस हमलावर वाले मूड में है, और लेकिन बीजेपी बचाव के मूड में नहीं, बल्कि कह रही है कि हाँ, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब कह रहे हैं, लेकिन बंद हो क्यों नहीं रहा है? देखिए, अगर आप पूरे हिस्ट्री को उठा के देखें तो दोनों पार्टियों को अगर आप जिम्मेदार कहेंगे तो मैं इसमें 60% जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को और 40% जिम्मेदारी देता हूं कांग्रेस को। वो इसलिए कि 2014 में जब सुप्रीम एनजीटी ने मेरे केस में ये फैसला दिया कि ये क्लियरेंस रद्द होता है और ये स्टडी की जाएगी, 5 साल रमन सरकार और यहां मोदी जी की सरकार ने वो स्टडी नहीं कराई। 2019 में जब भूपेश बघेल की सरकार आ गई, तब ये स्टडी का ऑर्डर हुआ। तो कम से कम ये मानना चाहिए कि ये स्टडी ही नहीं होती, हमको ये पता ही नहीं लगता कि ये कितना महत्वपूर्ण इलाका है अगर ये स्टडी कभी पूरी नहीं की जाती। तो ये स्टडी हुई। स्टडी होने के बाद जब लेबरू एलिफेंट रिजर्व बनाने की बात आई, तब सारे के सारे कोल ब्लॉक वालों ने कहा कि सारा एरिया छोड़ दीजिए, और भूपेश बघेल की सरकार तब दबाव में आके पीछे हट गई और ये इलाका एलिफेंट रिजर्व के बाहर छोड़ दिया गया। चाहते तो उसी समय एलिफेंट रिजर्व के अंदर में इसको करते तो अपने आप अनुमतियां रद्द होती, लेकिन वो काम नहीं हुआ। उसके बाद जब कटाई शुरू हुई, तब टीएस सिंहदेव जी ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि इसमें कोई अन्याय हो रहा है। तब कांग्रेस सरकार ने कहा कि अब आगे कोई कटाई नहीं होगी, और ये सच है कि टीएस सिंहदेव जी के इंटरफेरेंस के बाद पिछले 1.5 साल में कोई कटाई और नहीं हुई थी, और इसी बीच विधानसभा का प्रस्ताव भी पास हुआ जी। आज उस विधानसभा प्रस्ताव के रहते हुए सरकार नहीं बनी, मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था, मंत्रिमंडल नहीं बन पाया, लेकिन इसकी अनुमति दी गई। और ये भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं कह सकते कि पिछले सरकार के कारण है, क्योंकि जो अभी कटाई की अनुमति है वो इसी सरकार ने दी, और आज भी वो चाहें तो बचे हुए हिस्से को बचा सकते हैं और रोक सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के पास विकल्प मौजूद है। कम से कम जो नई खदान है परसा, उसको खोलने से तो बिल्कुल पीछे हटना चाहिए, केते एक्सटेंशन से पीछे हटना चाहिए। एक ही खदान से अगर उनकी सारी जरूरत पूरी हो रही है तो नई खदानों की क्या जरूरत जी। लेकिन ऐसा होते मुझे अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। जी, आपने साल 2012 में याचिका लगाई थी, तो आपकी जो याचिकाएं थी उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उस पर क्या फैसला आया, और साथ ही साथ हम उस इतिहास को भी समझना चाहते हैं जब से हसदेव अरण्य का मामला विवादों में घिरा, वहाँ के लोग विरोध में आ गए, क्योंकि ये तो तीसरा कोल ब्लॉक इनका
दूसरे चरण का केतेबासन में जो चालू हो रहा है वो है। इससे पहले वहाँ कितने ब्लॉक आवंटित हुए, कितने में खनन कार्य शुरू हुआ, कितने गांव प्रभावित हुए, हम उस इतिहास को भी आपसे समझेंगे और साथ ही साथ आपकी याचिका को भी। देखिए, हसदेवरण में वो नो-गो स्टडी जब हुई 2009 में, जब भारत सरकार ने स्टडी कराई कि कहाँ कहाँ हमको खनन की अनुमति देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए, तब तक चोटिया के 2 ब्लॉक खुल चुके थे जो उस समय प्रकाश इंडस्ट्रीज के पास थे, आज वो बाल्को के पास है। उसके अलावा बाकी सारे के सारे ब्लॉक 100% एरिया को खुद सरकार ने नो गो डिक्लेयर किया कि यहाँ खनन नहीं होना चाहिए, यहाँ खनन होने से बहुत नुकसान होगा। अच्छे जी, मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ जी। इस समय देश में 30,000 करीब जंगली हाथी है जी। छत्तीसगढ़ में केवल 1% माने 300 के लगभग जंगली हाथी है। लेकिन जो मानव हाथी द्वंद्व में लोगों की मारे जाने की संख्या है, उसमें देश भर का 15% जी छत्तीसगढ़ में है। माने आप सोचिए, केवल 1% हाथी है और 15% ह्यूमन कैजुअलिटी है। क्यों? क्योंकि जगह जगह बेतरतीब कोयला खनन या अन्य खनन होने से ये हाथी भटक भटक कर गांव में जा रहे हैं और इस द्वंद्व में मारे जा रहे हैं लोग। जी। हाथियों को भी करंट लगा के जी। और जहर दे के मारा जा रहा है। तो ये सारी चीजें सबको दिखाई देती हैं। आज की डेट में उस पूरे इलाके को बचाने की जरूरत है। अभी भी जो एरिया एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर 14 ब्लॉक है, उसमें गिदमुरी, पतुरिया और मदनपुर साउथ, ये ब्लॉक 2 अलॉटेड पड़े हैं। केंद्र सरकार को इसको रद्द कर देना चाहिए, ये देखते हुए कि अब ये एलिफेंट रिजर्व बन गया है तो यहाँ नहीं होगा, उसको भी रद्द नहीं किया गया है। केते एक्सटेंशन एक और ब्लॉक है ये राजस्थान का, जो 98% घना जंगल है, करीब 8 लाख पेड़ है वहां। तो केवल इसी जो जहां कट रहा है फेज 2, इसमें 3 लाख पेड़ है। परसा में आप ले लेंगे तो 2 लाख पेड़ और अलग से। तो ये तो ऐसा है कि पूरे इलाके को ध्वस्त करना चाहते हैं, केवल इसलिए कि कोयला हमको एक जगह, हमने जगह बना लिया है तो यहाँ हमारे लिए फायदा ज्यादा है। तो मैं सवाल पूछता हूँ, और गांधी जी का वो जो कथन है वो याद आता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का आवश्यकता पूरे करने के संसाधन सदियों तक है जी। लेकिन ये पूरी की पूरी दुनिया एक व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो जो एक उद्योग समूह है, उसके लालच के लिए ये सारी चीजों की बलि दी जा रही है। और मोदी जी की सरकार, प्रदेश की सरकार और सारी विपक्षी पार्टियां ये तमाशा देख रही है। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है ना कि अगर ये खनन का कार्य शुरू होता है तो वहाँ विकास भी होगा, वहाँ स्कूल बनेंगे। हाँ, और हमने इस निजी समूह की गाड़ियां भी वहाँ चलते हुए देखे हैं, जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके बस में बैठकर। अच्छा सवाल आपने पूछा। दंतेवाड़ा जिले में और साउथ बस्तर में, अब तो सुकमा बीजापुर अलग हो गया, 1975 से एनएमडीसी है जी, और वहां पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और उसके कारण पर कैपिटा इनकम वहां पर बढ़ी हुई दिखती है। आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो पर कैपिटा इनकम में दंतेवाड़ा जिला आपको बहुत ऊपर दिखाई देगा। सच्चाई क्या है कि वो जो आय है वो कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित है। बाकी 90% लोग जो आदिवासी हैं आज भी बुरा जीवन जी रहे हैं। पश्चिम उड़ीसा, कोरबा, सिंगरौली, ये बेल्ट में आप जितने जगह कोयले का खनन लगातार चल रहा है 20-30 साल से, वहां आप जाके देखिए मूल आदिवासी निवासियों की क्या हालत है जी। वहां कौन लाभ कमा रहा है और कितने परसेंट लोगों को प्रॉफिट हुआ है। 8-10% लोगों के प्रॉफिट के लिए 90% लोगों को बलि चढ़ाना, और वो भी एक ही जगह करते जाना, बढ़ाते जाना, ये मैं नहीं समझता कि जिसको बोलते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ जी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के फायदे के लिए है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमको उस क्षेत्र का भी विकास करना है और उसको कथित मुख्य धारा में लेकर आना है। मैं कह रहा हूं ना, आज जो पिछली खदान फेज 1 में जो उजड़े थे उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिली। सीपत एनटीपीसी का मामला ले लीजिए, 3264 लोग भू विस्थापित हुए और आज उसमें से 600 लोगों को नौकरी नहीं मिली। तो ये जो लोग उजड़ के जा रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सरकार के पास कोई सर्वे नहीं है कि जो विस्थापित हो रहे हैं पिछले 20 साल में हुए उनकी क्या स्थिति है। आपकी पुनर्वास नीति ये कहती है कि विस्थापितों का जीवन
पहले से बेहतर बनाना है। जी हुआ है कि नहीं हुआ है इसका कोई सर्वे नहीं है। आज मैं चुनौती देता हूं छत्तीसगढ़ की सरकार को और भारत सरकार को कि छत्तीसगढ़ में पिछले 30 साल में जो विस्थापन हुए हैं उनका एक कमीशन बना दे और उनकी जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उसका सर्वे कर ले। जी और अगर अच्छा आता है तो मैं अपना विरोध विड्रॉ कर लूंगा। जी विरोध के साथ साथ हम आपकी उस याचिका के बारे में भी समझेंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एनजीटी का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी उस पर बड़ी सुनवाई होनी है। जी एनजीटी ने ये साफ साफ कहा था कि इतने बड़े घने जंगल को केवल कोयले की आवश्यकता है ये बोलकर बर्बाद नहीं किया जा सकता। जी उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो वर्ड था एंथ्रोपोसेंट्रिक रीजन। मतलब हमको बिजली चाहिए, हमको कोयला चाहिए, ये बोल के आप बोले अगर पर्यावरण में कहीं अनुमति दे रहे हैं, वन अनुमति दे रहे हैं, तो रीजन हैज टू बी इकोसेंट्रिक कि क्या उस क्षेत्र में होने वाला नुकसान को पूरा किया जा सकता है, भरपाई, क्या इसमें जो नुकसान हो रहा है उसके और दूसरे विकल्प आपके पास मौजूद हैं। कोई अध्ययन ही नहीं होता है। तो ये जो आदेश है, आज उस आदेश के आधार पर आप देखें तो ये जो स्टडी की रिपोर्ट आई है जिसमें WII ने क्लियर कहा कि कोई खनन नहीं होना चाहिए, ICFRE ने भी माना कि इररिपेरेबल डैमेज होगा, फिर आखिरी में लिखती है कि आप अगर जहां कहीं आपने अनुमति दे रखी है तो वहां आपको करना है तो कर लीजिए, तो है ना। या कोयले की जरूरत है तो कोयले की जरूरत तो इकोसेंट्रिक रीजन नहीं हुआ ना। तो ये इसमें ये पूरा का पूरा माने आप उसको देखें, ये कह रहे हैं कि 91 हेक्टेयर में 15,000 पेड़ कटे, छत्तीसगढ़ सरकार का कथन है। जी WII की रिपोर्ट और ICFRE की रिपोर्ट कहती है कि 1 हेक्टेयर में वहां 404 पेड़ है। उस हिसाब से 91 हेक्टेयर में कितने हुए, कम से कम 36,000। तो ये तो हर जगह झूठ बोल रहे हैं। हाथी के बारे में बोलते थे कि कभी कभी आता है जी, और खुद उन गांवों में, हरिहरपुर गांव में, साली में हाथी के कारण लोग मारे गए जी, उस रिकॉर्ड को छुपाया गया। तो पूरी की पूरी जो अनुमति की प्रक्रिया है वो पूरा का पूरा जो है वो धोखे पर आधारित है, रिकॉर्डों की फजिंग पर आधारित है। जो रियलिटी है वो ये है कि अच्छा ये कहा गया कि अटेम नदी का जल ग्रहण क्षेत्र अलग है, तो अटेम मिलती है गेज नदी में और गेज नदी मिलती है हसदेव में, तो एक ही जल ग्रहण क्षेत्र हुआ ना। आप फिर उसको अलग अलग जल ग्रहण क्षेत्र कैसे कह सकते हैं। तो ये सारे तथ्य एनजीटी के जजमेंट में हैं और इन्हीं तथ्यों को विस्तार से ICFRE और WII रिपोर्ट ने बताया है और स्वयं कहा है कि जल ग्रहण क्षेत्र को गंभीर नुकसान होगा। जी, तो इन चीजों के लिए जब क्लियरेंस राज्य सरकारें दे रही थी, केंद्र नहीं जी जी, केंद्र तो आवंटन करने का अधिकार नहीं, केंद्र पर्यावरण और वन की अनुमति का मूल असेसमेंट केंद्र करता है। जी, भूमि अधिग्रहण वगैरह है। हाँ। उस पर तो राज्य का हस्तक्षेप, दखल, मतलब उनका अधिकार नहीं है, वो भी खत्म। ये भी आपने अच्छा सवाल उठाया जी। भूमि अधिग्रहण में भी आज मोदी सरकार ने ये नियम बना दिया है कि जो कोल बीयरिंग एक्ट है सेंटर का, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तहत अधिग्रहण करेंगे जी जी, तो राज्य वहां से भी बाहर हो गया। जी जी जी, तो आज राज्य की भूमिका वहां से भी हट गई। तो अनुमति भी आप दे रहे हो, अधिग्रहण भी आप कर रहे हो, आवंटन भी आप कर रहे हो, तो पूरा ओनस आता है केंद्र सरकार पे मूलतः। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाजपा 60% और कांग्रेस 40%। जी जी, तो इसमें अब एक सवाल फिर ये भी उठता है, आपने बिल्कुल सही वो मामला उठाया, वो जहन से थोड़ा हट गया था, क्योंकि हम लोग आज भी सरकारों की शक्तियों को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालकर काफ़ी रणनीतियाँ होती हैं। पेशा कानून, इसके प्रावधान को लेकर कांग्रेस काफ़ी मुखर रही, हम प्रावधान बनाएंगे और इससे आदिवासियों की शक्ति बढ़ेंगी, जो ग्राम सभाएं हैं उनको ताकत मिलेगा। तो क्या जो ग्राम सभाओं की जो शक्ति है उसकी भी अनदेखी की गई या फिर इसी नए कानून के पचड़े में उसको दरकिनार कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल ग्राम सभा ने तो विरोध किया है, फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव है, लगातार ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके FIR करने, केस करने बोल रही है। माननीय राज्यपाल थी महामहिम अनुसुईया उइके, वो आदिवासी थी, उन्होंने भी जांच के लिए लिखा, तब भी जांच नहीं हुई। तो हर तरीके के कानून को धता बताया गया है। कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट में लिखा है कि सरकारी कंपनी निजी कंपनी को इस तरीके से खदान नहीं दे सकती, उसका भी उल्लंघन है, उससे नुकसान राजस्थान को हो रहा है। तो हर कानून का उल्लंघन है, हर स्टेक होल्डर को नुकसान है। फायदा अगर किसी को है तो एक और एक उद्योग समूह को है जो खदान चला रहा है।
देखिए, लेकिन अब तो राज्य में जो आदिवासी सीएम भी आ गए हैं। बीजेपी हमेशा से आदिवासियों को वनवासी के नाम से संबोधित करती है, इसके लिए भी एक अलग किस्म की राजनीति है। तो लेकिन क्या उन वनवासियों के लिए नहीं सोचा जा रहा है, और जो वनवासी वन में रहते हैं उनके लिए नहीं सोचा जा रहा है क्या आप सरकारों में? देखिए, आप परिणाम को याद करिए और 2-3 साल पीछे जाइए। छत्तीसगढ़ में सिलगर का आंदोलन जी, और हसदेव का आंदोलन, सरगुजा में हसदेव का और बस्तर में सिलगर का, ये आदिवासी इलाकों के दो बड़े जन आंदोलन पिछले 5 साल में हुए जी। उसमें भी हसदेव का आंदोलन इतना बड़ा था कि वो राज्य के अन्य इलाकों में भी फैल गया। आज भारतीय जनता पार्टी उस समय पूरा विरोध कर रही थी। प्रस्ताव पास करते समय उन्होंने समर्थन दिया, प्रस्ताव का खनन बंद कराइए। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जब सरगुजा की सभा में गए तो उन्होंने बोला, मैं गारंटी देता हूं आपकी जल जंगल जमीन की सुरक्षा होगी। और इस गारंटी के बाद विष्णु देसाई, एक मूल आदिवासी व्यक्ति, मुख्यमंत्री बनता है जी। और मुख्यमंत्री बनते साथ जो हो रहा है तांडव वो आप देख रहे हैं जी। 5000 की पुलिस लगा के आदिवासी कार्यकर्ताओं और निवासियों के घर में पुलिस घेर के जंगल की कटाई हो रही है। माने कटाई करना एक अलग बात है, आप बाकी मौलिक अधिकार है उसका प्रदर्शन करना, विरोध करना, आप उसको भी खत्म कर दे रहे हो। ये तो इमरजेंसी से बदतर स्थिति के एक रामलाल करियाम के घर के चारों तरफ पुलिस घेर लेती है, उमेश जयनंदन पोर्ते के घर के सामने पुलिस घेर लेती है। तो ये क्या हो रहा है? ये तो बने सीधा सीधा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। तो ये वो सरकार कर रही है जिसका मुखिया एक आदिवासी है जी। आखिर 43 हेक्टेयर जंगल कटने के समय जब सिंहदेव जी गए और सिंहदेव जी के जाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे लाश पर जंगल कटेगा और कटाई रुकी, उसके बाद से आज तक कोई कटाई नहीं हुई। तो ये कटाई बिना अनुमति के तो नहीं हो सकती, अनुमति दी गई है। तो वो अनुमति अगर खुद स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे नहीं पता, तो फिर भगवान मालिक। जी, अब अंत में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें जिसको हम समझना चाहते हैं। एक तो वो भयावहता की लकीर, अगर यहाँ वनों की कटाई आगे भी जारी रहती है तो फिर वहाँ क्या असर होगा, इसके क्या नुकसान वहाँ झेलने पड़ सकते हैं, और अगर वनों की कटाई रुक जाती है तब क्या फ़ायदा होगा, ये आप दोनों चीज़ों को समझाइएगा। देखिए, अगर वनों की कटाई रुक जाती है तो जाहिर बात है मानव हाथी द्वंद्व जो और बढ़ते जा रहा है उसको रोकने में और टैकल करने में हेल्प होगी। अगर कटाई रुक जाती है तो आने वाले 5-10 साल में ये चलती हुई खदान समाप्त हो जाएगी और वो इलाका फिर से पहले जैसा हो जाएगा। उस सबसे बड़ा मुख्य सवाल है कि जलग्रहण क्षेत्र को जो नुकसान हो रहा है जी। अगर कटाई बढ़ती गई तो एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के बाद तीसरा ब्लॉक, और ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। तो उस स्थिति में तो हसदेव बांगो जो बांध है, जो जांजगीर जिले, शक्ति जिले, मस्तूरी इलाका, बिलासपुर का, रायगढ़ का, खसिया का इलाका, ये सब जगह पानी दे रहा है। इस सब जगह पानी की समस्या आने वाली है। फिर ये जंगल कटने से आपका उस इलाके का तापमान बढ़ने वाला है और बाकी जो के वनोपज के मामले हैं वो सब में नुकसान होना है। अगर खदान बंद हो जाती है तो वैसे भी खदान में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार नहीं है। पहली बात, जो मशीनें हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, जो ट्रक्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये कहना कि खदान बंद हो जाने से पूरा का पूरा रोजगार बर्बाद हो जाएगा, ये कहना गलत है। और वैसे भी आप बताइए, धीरे धीरे जहां कोयला खत्म हो रहा है, जैसे चिरमिरी में कोयला खत्म हो गया जी, तो आखिर चिरमिरी जिंदा है ना, मर तो नहीं रहा है ना। तो वो इलाके, धनबाद में आगे जाके कोयला खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, तो उन इलाकों का कुछ तो होगा, कोई भारत सरकार उसमें कोई तो व्यवस्था कर रही है। तो ये कहना कि खदान जब तक रहेगी, तो खदान तो 20-25 साल रहेगी, 20-25 साल बाद क्या होगा? तो वो स्थिति तो और खराब और विद्रूप होने वाली है। आज कम से कम वहां जमीन उपलब्ध रहेगी, जल उपलब्ध रहेगा, वहां बाकी चीजें विकसित हो सकती है। वहां पर हॉर्टिकल्चर विकसित हो सकता है, वहां पर प्लांट एग्रीकल्चर हो सकता है, वहां बहुत सी चीजें विकसित हो सकती है। जी, तो कुल मिलाकर क्या कुछ सूरत हाल वहाँ बदलने वाला है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब डबल इंजन सरकार के पाले में गेंद है, सरकार अब क्या फैसला लेती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज इस खास कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार।